एनआरआई शादी कैसी होती है और दामाद ने क्या किया धोखा। शिखर ने माता पिता के दबाव में आकर शैली से शादी कर ली। शादी के बाद भी वह उससे दूर दूर रहने का प्रयास करता, लेकिन शैली के संयम, त्याग और मुक्त तपस्या की गर्माहट पाकर कठोर हृदय शिखर खुद ब खुद मोम की मनित पिघल गया। शैली उस दिन बाजार से लौट रही थी कि वंदना उसे रास्ते में ही मिल गई। शैली ने पूछा, तू कैसी है? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आ चल, सामने रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हैं। वंदना शैली को घसीट ही ले गई थी। जाते ही उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। और सुना, क्या हालचाल है? कोई पत्र आया शिखर का? नहीं, संक्षिप्त सा जवाब देकर शैली का मन उदास हो गया। बताती भी क्या जब इतने दिनों से उसकी कोई खबर ही नहीं थी। तब वंदना ने कहा, सच शैली, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी करती? ठहर कर समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं। इस बीच बैरा मेज पर कॉफी रखकर गया और वंदना ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफी पी और सुना, क्या क्या खरीदारी करके लाई है। पर शैली की उदासी कहाँ दूर हो पाई। वापस लौटते समय वह देर तक शिखर के बारे में ही सोचती रही। सोच रही थी, सच ही कह रही थी वंदना। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं, पर उसके साथ क्यों हुआ यह? क्यों? वह घर लौटी तो माँ जी अभी भी सो ही रही थी। उसने सोचा था घर पहुँचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। वंदना उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी और वह जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। सहसा शैली का मन और उदास हो गया। कितना फर्क आ गया था वंदना की जिंदगी में और उसकी में। वंदना हमेशा खुश चहचहाती दिखती थी। वह अपने पति के साथ सुखी जिंदगी बिता रही थी और वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने शैली के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सुखनंदन का बेटा था शिखर। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। सुखनंदन ने खुद ही तो हाथ मांगकर इस रिश्ते को हामी दी थी। कितना चाहती थी वह उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाती। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसलिए बचपन में ही बड़ी शयानी हो गई है। जब वह दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती तो वह हंसकर उसके पिता से कहती। फिर जब शिखर इंजीनियर बन गया तो शैली के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव डालने लगे। वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले ही यह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब सुखनंदन का जवाब आया कि शिखर शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा तो वह चौंक पड़ी। इतने दिनों को बड़ों द्वारा तय किया गया रिश्ता और फिर जब सगाई हुई थी तब तो शिखर ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया था न जाने। शैली के पिता ने खुद भी 2-1 पत्र लिखे थे शिखर को। फिर वह खुद ही जाकर शिखर के बॉस से मिले और उनसे कहकर शायद जोर डलवाया।
उस पर इस पर शिखर को बहुत बौखलाहट भरा पत्र आया था। वह उसे ब्लैकमेल कर रही हैं, यह तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वह, और पिताजी से भी कितना कहा था, क्यों नाहक जिद कर रहे हैं। जब वे लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं। ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का सवर निराशा में डूबा हुआ था, लेकिन शायद इस बार उन्होंने भी हार मान ली थी। तभी अचानक शिखर के पिता को दिल का दौरा पड़ गया। उन्होंने अपने बेटे से सख्ती से कहा, वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहता है। उसके बाद ही वह शिखर को विदेश जाने की इजाजत देगा। बस शिखर ने शादी के लिए तैयार हो गया। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे। उन्होंने कहा, मैं न कहता था, आखिर सुखनंदन मेरे बचपन का मित्र है। पर पिताजी, शैली का हृदय अब भी अनचाही वीरांगनाओं और आशंकाओं से धड़क रहा था। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप, गुण, भाग्य, इन सभी से उसका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई। शादी के समय भी शिखर का तनासा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिरी गई। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई। ये भी भूल गई कि शिखर खुश नहीं है। शादी के बाद वह ससुराल आ गई। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा। आशा, उमंगे, बेचैन और भय सबके मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर शिखर आते ही एक कोने में पड़ रहा था। उसने न कोई बातचीत की, न उसकी ओर निहार कर देखा। वह कुछ समझ ही नहीं सकी थी, क्या गलती थी उसकी। सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। यह क्या? लाला जी हनीमून पर जाने की तैयारियों में शुरू हो गए क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था? नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था वह, और दूसरे कमरे में बैठी शैली ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसर फुसर चलती रही। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे तो हो गई शादी। अब तो चैन से बैठो और मुझे भी काम करने दो। न चाहते हुए भी सब कुछ सुना था शैली ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े, पर आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका कि वो बिना बोले अपने माता पिता की बात मान रही थी? इस बात का कसूर था या कोई अन्य कसूर था? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वह, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वह तो दूसरे ही दिन चला गया। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था, तो घर वालों के नाम उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक घंटों पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननंद शोभा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वहीं थी। सभी उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेज देते, कहते फिल्म देखाओ। बहू किसी के साथ, पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती। वह कहाँ कभी संतुष्ट हो पाती। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। उन्होंने कहा, बहू तू तो हीरा है हीरा, पता नहीं शिखर कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा।
शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू झलक उठे, लेकिन शिखर को ये आंसू कौन समझाए। वो तो सब कुछ छोड़कर चला गया था। पर शैली को अनोखा संतोष मिला। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना सवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे ही नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसकी खातिर। मन की उस सांस को उसने दबा दिया था। 8 दिन के बाद खबर मिली थी कि ऑपरेशन सफल रहा, और शिखर को भी अब सूचना मिल गई थी और वह आ रहा था। इस बार शैली ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वह किसी तरह का उत्साह दिखाना नहीं चाह रही थी, सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी वह। माँ कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही हो तुम। यह क्या हालत बना रखी है? जीजा जी को क्या हुआ था अचानक? शिखर ने पहुंचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे, बीच में तो और भी बिगड़ गई थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी ही चली गई थी। उसी समय अगर ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था, लेकिन उसी समय बहू ने अपने जीवर देकर तेरे जीजा जी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जीवर दे दिए? शिखर हतप्रभ था। उसे ये देखकर बड़ी ही हैरानी थी। हाँ, क्या करती शोभा? कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपए मंगवाए तो आते आते भी तो समय लग जाएगा, और इतना समय नहीं था। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर शिखर के सामने सब कुछ गड़बड़ हो गया था। शैली चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वह नजर उठाकर सिर ढके शैली को देखता रहा था। माँ जी, खाना क्या बनेगा? शैली ने धीरे से माँ से पूछा था। तू चल, मैं भी अभी आती हूँ। रसोई में बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हालचाल पूछती रही थी, अपने दुख दर्द सुनाती रही थी। अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा शिखर के मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूँ, क्या काफी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगेगा उसका। ऐसे कब तक घर में रहेगी? वह सुनकर चुप रह गया था। पहली बार उसे ध्यान आया, इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनकी यही रट रहती थी। शायद अब अभ्यस्त हो गई हैं या जान गई हैं कि वह नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुंह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन ही नहीं हुआ जाने का, किसी से मिलने का। शैली ने शोभा को अपने जीवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। वह तो शैली और उसके पिता दोनों को ही बेहद स्वार्थी समझता रहा था, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना चाहते थे। जब से शैली के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था, और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। उसकी तो अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फांस लिया। यही सोचता था वह अब तक, लेकिन सच्चाई तो अब पता चली थी। फिर शैली का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया। पास ही बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी।
शैली रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि शैली जानबूझकर ही उसके सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और शैली ने भी खाना खा लिया था। फिर माँ को दवाई देकर शैली माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी। देर तक नींद नहीं आई थी शिखर को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था। फिर याद आया था पानी का जग तो शैली कमरे में ही रख गई थी। कई बार इच्छा हुई थी चुपचाप उठकर शैली को आवाज देने की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहा था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर शैली तो दूसरे घर की है, उसे क्या जरूरत सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा हो। पूरी रात ये सब सोचकर वह सो नहीं सका था। दूसरे दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाने, सारे परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफी थक चुका था। वह शैली अकेली कैसे कर पाती होगी। दिन भर वह भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रही थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए थे। माँ तुम लोग भी साथ ही खा लो न, शैली की तरफ देखते हुए उसने कहा। नहीं बेटे, तू पहले गरम गरम खा ले। माँ का स्वर लाड़ में फीका हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए शिखर का मन जैसे उधर ही उलझा रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू, मैं तो थक गई, दवाई देकर बत्ती बुझा दी। उनकी आवाज आ रही थी। उधर शैली रसोई घर में सब सामान धीरे धीरे समेट रही थी। एक प्याला कॉफी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा था। शैली ने नजर उठाकर देखा भर था। क्या था उन नजरों में? शिखर जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। शैली कॉफी का कप मेज पर रखकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शिखर की आवाज सुनाई दी। आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि शिखर ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी वह कुछ बोल भी नहीं पाई थी। आखिर औरत का कहना ही तो शर्मलाज होती है। माँ की तबीयत अब तो काफी ठीक जान पड़ रही है। 2 क्षण रुककर शिखर ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही हैं, शैली ने जवाब में कहा था। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और वह बोली थी, आप शोभा जीजी से भी मिलने जाएंगे ने? हाँ, क्यों? क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? माँ जी को भी साथ ले जाइएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती हैं। शिखर चुपचाप शैली की तरफ देखता भर रहा था। बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने, माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा सदा के लिए अपने साथ, हमारे साथ। धीरे से शैली को उसने अपने पास खींच लिया था। उसके कंधों से लगा जैसे शैली का मन जैसे उन सहमधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था।